नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज आप सबको लेके चलती हूँ एक प्रेत के गांव में। यूं तो दुनिया भूत प्रेतों से डरती है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे प्रेत की है जो सालों तक इंसानी वश में रहा और जब भागा तो यूं भागा कि अपना अगला पिछला सब हिसाब चुका गया। कहानी का नाम है प्रेत की जट और लेखक है मिथिलेश्वर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस मनोरंजक कहानी को सुनते हैं। शाम गहराते गहराते मैं अपने गांव पहुंच आया। माँ, पिताजी, चाचा चाची और भाई बहनों से कुशल समाचार के बाद हाथ मुंह धोकर खाना खाने और दालान के कमरे में लगे अपने बिस्तरे पर मेरे पहुंचने तक रात का प्रथम चरण शुरू हो गया था। अब तक दालान में बाबा, पिताजी, चाचा, छोटे भाई और भतीजे अपने बिस्तरों पर आ गए थे। दालान के उस बड़े से कमरे में बिछे पुआल और उसके ऊपर डाली गई दरी पर एक दूसरे से सटकर सबके बिस्तरे लगे थे। मेरा बिस्तरा पिताजी की बगल में था। अपने गांव पर जाड़े के दिनों में इस तरह एक साथ सोने की व्यवस्था मुझे अच्छी लगी थी। दालान पर परिवार के सभी पुरुष पात्र एक जगह एक साथ और घर के अंदर परिवार की महिलाएं अपने अपने कमरों में अपने दुधमुहे बच्चों के साथ या छिपकर पहुंचे पतियों के साथ। शहर के एक कॉलेज में व्याख्याता बन जाने के बाद अब सप्ताह में सिर्फ एक दिन के लिए ही मेरा गांव आना हो पाता था। मैंने शहर में भी एक डेरा ले रखा था जहां पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे भाई भतीजे भी मेरे साथ वहीं रहते थे। मेरे भरपूर प्रयास के बावजूद माँ और पिताजी मेरे साथ शहर में नहीं रह सके। बड़े भैया के फौज में होने, गांव के पुश्तैनी मकान और संयुक्त परिवार तथा लंबी सी खेती गृहस्थी ने उन्हें गांव से अलग होने की इजाजत नहीं दी। इस स्थिति में माँ की इच्छा के अनुसार हर शनिवार की शाम मुझे ही गांव आ जाना पड़ता। फिर रविवार गांव पर गुजार सोमवार की सुबह मैं शहर लौट जाता। बिस्तरे पर लेटते हुए अपने भाई भतीजों द्वारा बाबा से कथा सुनाने का जिज्ञासु आग्रह मुझे सुनाई पड़ा। यह आग्रह मेरा चिर परिचित था। मेरे छोटे भाई भतीजे हर रात बाबा से कहानियां सुनते थे। इसी लालच में वे बाबा से सटकर सोते थे। मेरा ध्यान भी बाबा की ओर चला गया। फिर बिस्तरे पर मेरे सीधे होने और आंख मूंदने तक छोटे भाई भतीजों के बीच पड़े बाबा शुरू हो गए थे। तो सुनो बचवन, आज तोहनी का एको प्रेत का किस्सा सुनाता हूँ। ई किस्सा कौनो कथा कहानी नहीं, एकदम सच्ची बात। अपना यही गांव में घटल कहानी। ओ घटी, तुम सबों का जन्मों नहीं हुआ था। तुम्हारे बाप चाचा भी एकदम बुतरू थे। बुतरू यानी छोटे बच्चे। मैं उस वक्त सरेख हो गया था। सरेख यानी सयाना। यात्रा की थकान ने मेरे मन मस्तिष्क को कुछ बोझिल सा बना दिया था। मेरे मन में यह विचार उठ रहा था कि अपने कथक्कड़ बाबा की बातों को अनसुना कर सो जाऊं। लेकिन जाने बाबा की कथाओं में ऐसा क्या होता था कि मैं उसे बिना सुने रह नहीं पाता था। शायद छोटे भाई भतीजों की तरह उनकी कथाएं सुनकर ही मेरे बड़े होने के चलते ऐसा हुआ हो, या फिर उनकी विलक्षण किस्सा गोई के प्रभाव के चलते। जो हो, मैं बराबर की भांति आंख बंद किए बाबा की कथा सुनने लगा।
मेरा थका शरीर नींद में जाने के लिए ढीला पड़ता जा रहा था, लेकिन जिज्ञासु कान थे कि खड़े थे। मैं अनुभव कर रहा था, मेरी तरह पिताजी और चाचा लोग भी बाबा की कथाओं में खो जाते थे। बाबा की कथा के दौरान आपस की अपनी बातचीत उनके द्वारा बंद किए जाने और उनकी कथा में ध्यान मग्न हो जाने से उनके बारे में मेरी यह धारणा पुष्ट हुई थी। हाँ, तो बाबा कह रहे थे, ओ बखत गांव में बिरदा सिंह की जोड़ का दूसरा मर्द नहीं। देह भांजते हुए बिरदा सिंह चलते थे और अपनों से वजनी पहलवानों को भी उठाकर पटक देते थे। रात बेरात कहीं आने जाने में उनको इचको भय नहीं। वो सोचते थे कि कौन माई का लाल है जो उन्हें पछाड़ देगा। बस एक रात ऊ पड़ गए जटा हुआ प्रेत के चक्कर में। बाकी बगीचे में जो बुढ़वा बरगद का पेड़ है ना, उसी पर रहता है जटा हुआ प्रेत। हुआ ई कि बिरदा नाच देख के बगल के गांव से आवत रहे। आधा रात का बेर था। बुढ़वा बरगद की भीरी पहुंचने पर किनारे से मानुष भेष में आकर उस प्रेत ने बिरदा का रास्ता रोक दिया। उखमंजल बिरदा सिंह ने न आव देखा न ताव। उखमंजल अर्थात शक्ति के घमंड में चूर। राह से उसको धकियाकर आगे बढ़ जाना चाहा, बाकी ऊ तो बिरदो सिंह का बाप साबित हुआ। लाख जोड़ अजमाते रहे बिरदा, पर ऊ टस से मस न हुआ। तब बिरदा सिंह को लग गई कि ई मानुष नहीं, बुढ़वा बरगद का जटा हुआ प्रेत है। अब बिरदा ने निहोरा किया, आप काहे हमारा रास्ता छेकत है, हमको घर जाने दे। जवाब में बोला, वाह, पहले ठईनी दे, ठईनी, फेरू पहुंचाइबो तेरो गांव। बच्चों द्वारा पूछने पर प्रेत की इस भाषा का अनुवाद भी करते जा रहे थे बाबा। पहले खैनी खिलाओ, फिर तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा। बिरदा सिंह ने अपनी चेट से खैनी की डिबिया निकाल उसे दे दी। खैनी खाने के बाद उसने पूछा बिरदा सिंह से, चढ़ाइबो चढ़न कि उल्टा पाकड़? अपनी पीठ पर मुझे चढ़ाओगे कि मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ूं? चालाक बिरदा सिंह ने कहा, उल्टा पाकड़, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ूंगा। बिरदा सिंह जानता था कि उसे मुआने के लिए प्रेत उसकी पीठ पर चढ़ना चाहता है, इसीलिए प्रेत की पीठ पर चढ़ने के लिए ही उसने कहा। बस प्रेत ने अपनी पीठ पर उसे चढ़ा लिया और पवन वेग से चल दिया। अब बिरदा जान गया कि प्रेत किसी खड्ड में उसको ले जाकर पटकेगा। आखिर वो भी कच्चा गोया नहीं था, अपनी चेट में बराबर उस तरह रखता था। चुपके से उस तरह निकाल प्रेत की जट काट अपनी चेट में खोस ली। अब प्रेत मानुष बन गया। प्रेत की शक्ति तो उसकी जट में बसती है। जट है तो प्रेत है, जट नहीं तो प्रेत और मानुष में कोई फर्क नहीं। तो मनुष्य बन गए उस प्रेत की पीठ पर चढ़कर मूंछ पर ताव देते हुए बिरदा अपने घर पहुंचा। ये बात उसने किसी को नहीं बताई, ना ही अपने घर वालों को, ना ही गांव को। मानुष बन गए उस प्रेत को बाहर से लाया नौकर कह दिया और उसकी जट को अपने घर के कोट यानी अनाज रखने के मिट्टी के बड़े से भांड में डाल दिया। प्रेत की जट में ऐसा सत्य होता है कि जिस चीज में डाल दो उसे कभी खत्म नहीं होना। अब बिरदा के उस कोट का अनाज कभी खत्म नहीं होता। बिरदा मालधनी बन गया। बनिया आकर अनाज तौलकर ले जाते, बाकिर कोट भरा का भरा। हम का बताऊं बचवन, प्रेत से मानुष बन गया बिरदा का ऊ नौकर 10 आदमी के बराबर अकेले काम करता था। ऐसा खटनिहार काम करने में मेहनती अपना जिंदगी में हमने फिर दूसरा नहीं देखा। बिरदा का खेत बधार से लेकर घर दुआर तक वो चमकवले रहता था। ओकरा कभी कोई रोग बीमारी नहीं होता था। ओकरा देह में आलस के कौनो नामो निशान नहीं था। ईमानदार तो हद दर्जे का था।
सोना जैसन चीज भी नहीं छूता था। बिरदा की कभी कोई बात नहीं उठाता था। बिरदा कहे तो वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी चल देता था। ओ घड़ी बिरदा सिंह के कारोबार जगमगा उठा था। गांव के लोगन की नजर में बिरदा भाग का सांड था कि उसे ऐसा नौकर मिला था। बाकी एक दिन कोट से अनाज बेचात समय कोट के मुंह से जट गिर गई। ओ प्रेत ओहे बैठा था। आप बनिया के तराजू पर अनाज चढ़ा चढ़ा कर तौलवा रहा था। ई संजोगे था कि बिरदा सिंह से पहले जट पर उसी की आंख पड़ी। बस झपट कर उसने अपनी जट उठा ली। अब क्या था, अब तक वो फेरू पहले जैसा प्रेत बन गया था। जट हाथ में आवते वो बिरदा सिंह की अंगूठा देखावत भाग चला। जट मिल गई कट थेंगा ले लो, जट मिल गई कट ले लो। बाबा की कथा के अंत के साथ दम साधे दालान के लोगों ने एक साथ जमाई और हुंकारी ली। अब मेरे खड़े कान भी ढीले पड़ गए। फिर पलकों पर भरमाती नींद ने कब मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया पता तक नहीं चला। सुबह आंख खुलते ही घर के लोगों से मुझे यह सूचना मिली कि अनिमेष को नौकरी मिल गई और उसने प्रफुल्ल राय को पटकनिया दे दिया। मेरे छोटे गांव के लिए यह बड़ी खबर थी। इस खबर ने मुझे भी चौंका दिया। एक साथ दो अनहोनी घटनाओं का घटित होना। अनिमेष को मैं अच्छी तरह जानता था, मेरा लंगोटिया यार। बचपन में एक साथ खेलने कूदने से लेकर एक ही विषय में हम दोनों ने एक साथ एमए किया। संपन्न घर के युवक होने के चलते मैं एक कॉलेज में लग गया। कॉलेज प्रबंधकों द्वारा डोनेशन के निर्धारित राशि मेरे पिताजी ने दे दी, लेकिन अनिमेष के विपन्न पिता ऐसा नहीं कर सके। वह बेरोजगारी का दंश झेलता रहा। बाद के दिनों में बेरोजगारी की विकट होती समस्या ने उसे निराश करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही समय में कस्बे के प्रफुल्ल राय की चर्चा उभरी थी। किसी बड़े कारखाने में मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हो वे अपने कस्बे लौट आए थे। इलाके के बेरोजगार युवकों से मोटी रकम वसूल कर कारखाने में नौकरी लगाने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था। खेत बधार बेचकर भी नौकरी पाने की होड़ युवकों में लग गई थी। केवल अनिमेष चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सका। उसके पिता तो जीविकोपार्जन के लिए दूसरों का खेत ठेका बटाई पर लेकर जोतते थे। उनके अपने पास खेत ही नहीं कि वे बेच सकें। इस विषम परिस्थिति में अनिमेष ने प्रफुल्ल राय से दूर का नाता लगा उनकी सेवा में अपने को मुस्तैद कर दिया। सेवा और भक्ति से तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह प्रफुल्ल राय को प्रसन्न करके मानेगा। शायद इसी रास्ते उसका कल्याण हो जाए। जैसा कि मुझे याद था, अनिमेष प्रफुल्ल राय की एक आवाज पर हाजिर रहता था। उनके यहाँ का वह पीर, बावर्ची, भिस्ती सब कुछ बन गया था। हींग से हीरा तक के उनके परिवार के कार्यों में वह अपने को झोंके रखता। फिर भी उसे नौकरी लगाने के नाम पर प्रफुल्ल राय आनाकानी करते रहते। इस संबंध में दबी जबान यह चर्चा भी थी कि अनिमेष की सेवा टहल के चलते प्रफुल्ल उसे नौकरी देने वाला नहीं। नौकरी के एवज में प्राप्त मोटी रकम की तुलना में अनिमेष का यह सेवा भाव उनके लिए कोई खास महत्व का नहीं। बीतते समय के अनुसार जब अनिमेष नौकरी के लिए निर्धारित उम्र सीमा पार करने लगा तो उसने प्रफुल्ल राय से अपना निवेदन तीव्र कर दिया। इसी समय के लिए उसने प्रफुल्ल राय की जी हुजूरी की थी, लेकिन प्रफुल्ल राय चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बिना किसी बड़े लाभ के नौकरी न लगाने की उनकी टेक भी बनी रहे। यह सोचकर ही उन्होंने अनिमेष के समक्ष अपनी लड़की रूबी से शादी का प्रस्ताव रखा। मैं ऊपर वाले साहबों को अपने पास से रुपए देकर तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नौकरी पाते ही रूबी से शादी करनी होगी,
अगर शर्त मंजूर हो तो बोलो। रूबी एक आंख की अंधी, रंग की काली और कद की ठिगनी थी, जो अनिमेष को फूटी आंखों पसंद नहीं थी। हम मित्रों ने उससे कई बार इसकी चर्चा की थी, लेकिन उम्र बीतने की गरज और विवशता ने उससे हामी भरवा दी। करूंगा। यह बात अभी पिछले ही महीने की है। इस बात से उसके हम सभी मित्र भी अवगत थे। गांव में भी इसकी चर्चा थी। मेरे घर वालों के अनुसार इसी बात के तहत प्रफुल्ल ने उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के 1 सप्ताह बाद ही उसने प्रफुल्ल की शर्त को नकार दिया। अपने गले मुझे जहमत नहीं बांधनी। कल रात नौकरी से अनिमेष के गांव आते ही इस बात का खुलासा हो गया, इसलिए सुबह सुबह ही यह खबर गांव के आसमान पर छा गई थी। मैं बिस्तरे से उठकर नित्य क्रिया में लग गया ताकि तैयार होकर गांव से निकल सकूं। इस घटना पर गांव के लोगों की प्रतिक्रिया मुझे जाननी थी और अनिमेष से भी मिलना था। आखिर क्या सोचकर उसने ऐसा किया। लेकिन तैयार होकर अनिमेष के यहाँ मेरे चलने के ऐन वक्त ही मेरे 2 मित्र भूषण और रतन आ धमके। मेरे आने की सूचना उन्हें मिल गई थी। वे अनिमेष की खबर लेकर आए थे। कल रात ही अनिमेष से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। उन्होंने पहुंचते ही उस खबर की पुष्टि की, फिर बातचीत शुरू कर दी। आज उन दोनों मित्रों के पास अनिमेष की उस खबर के सिवा दूसरी बात नहीं थी। भूषण ने जोर देकर कहा, यह अनिमेष ने अच्छा नहीं किया। उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जो नौकरी लगाना जानता है उसके पास नौकरी से हटाने का भी गुर होता है। प्रफुल्ल चुप नहीं बैठेगा। अनिमेष को वह ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन रतन की राय उससे भिन्न थी। अब प्रफुल्ल अनिमेष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे नौकरी से हटाने में खुद बेनकाब हो जाएगा। अनिमेष की नियुक्ति जिस पैनल से हुई है उससे कई युवक बहाल हुए हैं। उसका मामला अब अकेले का मामला नहीं है। अब तो राहु की तरह उसने अमृत पी लिया है। प्रफुल्ल को उसने अच्छा जवाब दिया। ऐसे घूसखोरों को इसी तरह झटका देना चाहिए। वह इसी का पात्र था। अपने मित्रों की इन बातों से अनिमेष से मिलने की मेरी जिज्ञासा और तीव्र हो गई थी। मैं उन दोनों मित्रों को लेकर अनिमेष के यहाँ चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर बाबा की कथा का वह प्रेत मुझे बरबस याद आता रहा और उसकी वह बात मेरे कानों में गूंजती रही। जट मिल गई कट ले लो, जट मिल गई कट ले लो।